लेकिन जब हमने हुमायूं का देखा तो बाबर ने अपने वसीयतनामे में लिख रखा था कि मेरे प्रत्येक पुत्र को एक एक प्रांत बांट दिया जाए। तो वैसे ही तभी से ही हुमायूं की यह परंपरा चली आ रही थी और वह आगे भी कायम रही। अकबर के काल में भी, जहांगीर के काल में भी, लेकिन जो अन्य पुत्र थे वह राजगद्दी के लिए संघर्ष करते रहे थे। यह उसके बाद के शासन में राजगद्दी के लिए अनेक छल प्रपंच किए गए थे। भाइयों के बीच में हुए झगड़े में जिसे सफलता मिलती थी वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता था। यानी कि हुमायूं के काल में तो यह परंपरा चली आ रही थी कि प्रत्येक भाई को प्रत्येक प्रांत मिलेगा, लेकिन जो भाई महत्वाकांक्षी हो कि नहीं, मुझे एक प्रांत नहीं चाहिए, मुझे संपूर्ण राज्य चाहिए, तो वह क्या करता था कि अपने ही भाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र रचता था, छल कपट रचता था, जिससे कि वह राजगद्दी उसे प्राप्त हो जाए। और जिस झगड़े में जिस भाई को विजय प्राप्त हो जाती थी वह भाई क्या हो जाता था, उस राज्य का राजा बन जाता था। अब राज्य तंत्र की व्यवस्था, यानी कि अकबर के काल में किस प्रकार की राज्य व्यवस्था हुआ करती थी। तो प्रत्येक प्रांत को अकबर ने जितने भी प्रांत जीते थे उस प्रांत को सूबा या प्रांत के रूप में जाना जाता था। वहाँ पर सूबेदारी अमल पे थी। अकबर ने अपने जितना भी राज्य था, जितना भी उसका साम्राज्य था, उसको कम से कम 15 विभागों में बांट दिया था। सूबे के उपविभाग को, एक तो होता है प्रांत, उसके ऊपर होता है उपविभाग। जैसे कि एक शहर होता है, फिर उसका एक ज़िला होता है, या फिर एक ज़िला होता है उसका एक राज्य होता है, जैसे कि नगर पालिका, महानगर पालिका। तो उसी प्रकार एक सूबा होता है, उसी प्रकार उसका एक उपविभाग होता है जिसको उस समय सरकार के नाम से जाना जाता था। और उसके उपविभाग को परगना कहा जाता था। परगना से ऊपर आमाली था, यानी कि सूबा के ऊपर सरकार के ऊपर परगना और परगना के ऊपर आमिल था। वह महसूल के काम करता था। महसूल यानी कि जैसे कि कर, टैक्स जो आज हम भरते हैं और वह भारत सरकार के राज्य कोष में जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक प्रांत के लोग क्या करते थे, टैक्स देते थे और वह अकबर के राजकीय कोष में जाता था। परगना का महसूल एकत्रित करने वाला ऊपरी अधिकारी, गांवों में ग्राम पंचायत थी, उसके मुखिया को पटेल, चौधरी, मकादम जैसे पदों से पहचाना जाता था। यानी कि इस समय समाज में इस तरह के पद थे, यानी कि उस समय समाज में इस तरह के सभी पद होते थे। जैसे हम किसी सरकारी नौकरी करते हैं या फिर हम किसी सरकारी कामकाजी के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरे उच्च अधिकारी से मिलिए। फिर उच्च अधिकारी के पास जाते तो उसका भी कोई उच्च अधिकारी होता है, फिर उसका भी कोई उच्च अधिकारी होता है। ऐसे होते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर यह सब अधिकार अकबर के समय में यह सब अधिकारी होते थे। जैसे कि हम पुलिस की बात करें तो एक होता है एसआई के ऊपर आ जाता है एसएचओ के ऊपर आ जाता है डीएसपी के ऊपर आ जाता है कमिश्नर। तो ऐसे ही बहुत सारे अधिकारी होते हैं। अब अकबर के समय में राज्य में यात्रा बंद कर दी गई थी। अब अकबर के ही समय की बात करें तो अकबर के समय में क्या था कि यात्रा
यात्रा कर, तो पहले क्या होता था कि यात्रा, अगर हम किसी जगह की यात्रा, किसी तीर्थ स्थल पर यात्रा करने जाते हो, जैसे कि हम यहाँ, अगर अकबर के काल में हम यहाँ से केदारनाथ यात्रा करने जाएं, तो वहाँ पे जितने भी टैक्स होते हैं, जो भी कर लिए जाते थे, वह हमको देने पड़ते थे। तो अकबर के काल में जो यात्रा कर था, कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वह यात्रा करने के लिए जा रहा है, अगर वो तीर्थ स्थलों पर यात्रा करने जा रहा है, तो उससे कोई भी कर या टैक्स वसूलेगा नहीं। अगर हम इसको सीधे से तौर पे देखें, तो अगर हम किसी जगह पर जाते हैं, अगर हम सूरत से अहमदाबाद जाएंगे, या फिर गुजरात से महाराष्ट्र ले लो या राजस्थान ले लो, तो आपने देखा होगा कि जगह जगह पर टोल टैक्स आते हैं, तो हम उन्हें कुछ पैसे देते हैं, वो हमें एक स्लिप देते हैं और वो हमें आगे बढ़ने के लिए भेजते हैं। तो उसी प्रकार ऐसा ही अकबर के काल में होता था, लेकिन अकबर के काल में यह सब टैक्स लगाना या कर लगाना अकबर ने बंद कर दिया था। यात्रा कर बंद होने के कारण भारत में कुछ तीर्थ स्थलों पर लोगों की भीड़ रहती थी। मुगल वंश के सभी शासकों में अकबर को सहिष्णु और उदार शासक माना जाता था। वह हर शुक्रवार को सिकरी के इबादत खाने में धर्म सभा रखता था। यहाँ चर्चा होने से उसे चर्चा सभा भी कहा जाता था। सभा में सभी धर्म के प्रतिनिधि आते थे। उस समय के समर्थन विद्वानों से अकबर की राज्यसभा सुशोभित होती थी, जैसे कि महसूल का विशेषज्ञ, दीवान टोडरमल, दक्ष सेना अध्यक्ष राजा मानसिंह, आईने अकबरी के रचयिता इतिहासकार अबुल फजल, सुप्रसिद्ध गायक तानसेन, कुशाग्र बुद्धि वाला और रसिक मुल्ला दो प्याजा, विनोदी तुक्के का जनक तथा हाजिर जवाबी महेशदास बिरबल, प्रसिद्ध वैद्य हकीम सिद्ध हस्त कवि फैज़ी, हिंदी पद रचयिता अब्दुल रहीम आदि अकबर के दरबार के नवरत्न थे। अब हम मुगल कालीन कुछ पद जान लेते हैं कि कौन कौन से पद क्या थे। तो दीवान किसे कहा जाता है? महसूल व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी। बख्शी किसे कहा जाता था? वृक्ष संबंधित अधिकारी। सदर किसे कहा जाता है? तो धर्माद, सदाव्रत इत्यादि पर ध्यान रखने वाला अधिकारी। काजी किसे कहा जाता है? तो न्यायाधीश। फौजदारी सरकार का ऊपरी अधिकारी। कोतवाल कानून एवं व्यवस्था संभालने वाला अधिकारी। मीरे बहार बंदरगाह, जकात, जहाज पर नियंत्रण तथा उसका दान वसूली करने वाला। सेनापति शाही सेना का प्रधान सेनापति लगभग सहसा स्वयं रहता था। शेरशाह सूरी के सुधार। अब हमने पढ़ा था कि सूरी के टॉपिक में कि शेरशाह सूरी को एक सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। तो शेरशाह सूरी ने क्या क्या सुधार किए थे उसको हम देखें तो हमें पता चलता है कि दिल्ली पर शेरशाह सूरी का शासन कितने साल तक रहा? 5 साल तक रहा था। इस अल्प अवधि में उसने अनेक सुधार किए थे। शेरशाह को एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक सुधारक के रूप में याद किया जाता है। उसने जमीन के प्रकार एवं उत्पादन के औसत से जमीन महसूल
के दर का ढांचा टोडरमल की सहायता से तैयार किया था। शेरशाह की यह मशहूर पद्धति अकबर ने अपनाई थी। राज्य में सरलतापूर्वक माल सामान का आयात निर्यात हो सके, इसके लिए जगह जगह बने चुंगी नाका हटा दिया था। चुंगी नाका मतलब कि टोल टैक्स जो लगता है, वो क्या कहा था, जगह जगह पर जो आयात निर्यात की पद्धति है, ये यानी कि सामान लाना ले जाना, उसके लिए जो टोल टैक्स लगता है वह शेरशाह सूरी ने हटा दिया था। व्यापार को अधिक वेग मिले और पथिकों की सुविधा के लिए जोड़े रास्ते बनाए गए। यानी कि आज के टाइम पे हम जो हाईवे देखते हैं बड़े बड़े चौड़े से, वह जो थे वह शेरशाह सूरी के समय बनाए गए थे, जिसे हम आगरा से लेकिन शेरशाह सूरी ने यह रास्ते कहाँ कहाँ बनाए थे? तो पहला रास्ता उसने बनाया था आगरा से बुरहानपुर, और दूसरा था आगरा से मारवाड़, और तीसरा रास्ता बनाया था लाहौर से मुल्तान। ये उसने रास्ते बनाए थे। शेरशाह ने रास्ते के दोनों ओर वृक्ष लगा दिए थे। आज हम जो हाईवे देखते हो हाईवे, या फिर हम सड़क देखते हैं या फिर चौराहा देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि आसपास कुछ पौधे लगे हुए हैं या फिर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो यह सब सुधार किसके समय से चला आ रहा है? शेरशाह सूरी के समय से चला आ रहा है। और उसने शेरशाह सूरी ने क्या किया था, रास्तों में कुछ विश्राम गृह यानी कि कुछ आराम करने जैसी जगह भी बनाई दी थी कि यात्री को अगर थकान लगे तो वह उस विश्राम गृह में जाकर आराम करके और अच्छे से आगे बढ़ सके। टंकशाला बनाकर चांदी के एक समान वजन के सिक्के बनाए थे। शेरशाह ने सैन्य में कड़ा अनुशासन लागू किया था। उसने चूक करती हुए सेना को गांव के लोगों को परेशान करने या फसल को नुकसान पहुंचाने की सख्त मनाही की थी। उसने शासन के गुनहगारों को पकड़वाने की जिम्मेदारी कोतवाल के जिम्मे थी। शेरशाह स्वयं सतत कार्य करके अन्य को काम करने की प्रेरणा देने वाला शासक था। यानी कि आज के प्रचलन में हम जो सिक्के देखते हैं वो भी शेरशाह सूरी के समय के हैं। और अगर कोई शेरशाह सूरी के शासन में न्याय तोड़ता था या फिर कोई गद्दारी करता था तो उसकी जिम्मेदारी शेरशाह सूरी ने किसको दे रखी थी? कोतवाल लोगों को दे रखी थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है चित्तौड़ की यश गाथा। हमने जैसे पढ़ा था कि अकबर के समय काल में अकबर को अगर सबसे ज़्यादा किसी हिंदू शासक से संघर्ष करना पड़ा था वो थे चित्तौड़ के राजा राणा प्रताप के साथ अकबर को सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ा था। तो अब हम उनकी वीर गाथाओं के बारे में जानेंगे। मुग़ल शासकों को मेवाड़ के सिसोदिया, मेवाड़ में किस शासन का राज था? सिसोदिया वंश के राजकों का शासन था। सिसोदिया राजपूतों के साथ आए दिन युद्ध लड़ना पड़ता था। मुग़ल शासकों को क्या था कि आए दिन सिसोदिया राजपूतों के साथ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ता था। शूरवीर सिसोदिया राजपूत मुग़ल सत्ता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे अकबर के सामने अपराजित योद्धा की तरह लड़ते थे, जिसमें महाराणा प्रताप की वीरता विशेष रूप से अंकित है। चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के शासकों में महाराणा प्रताप अकबर के विरुद्ध अंत तक अपराजित वीर की तरह लड़ते रहे। अकबर मेवाड़ में मुग़ल सत्ता
स्थापित करना चाहता था, इसलिए मेवाड़ और दिल्ली के बीच में युद्ध हुआ। इसमें हल्दीघाटी के मैदान में हुआ युद्ध सीमा चिन्ह माना जाता था। उस समय अकबर के पास आधुनिक शस्त्र, पर्याप्त तोप, गोला बारूद एवं विशाल सैन्य थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास पर्वतीय प्रदेश का सहारा, शूरवीर राजपूत योद्धा, गिरी मलाओं में रहकर युद्ध करने की आदि वनवासी थे। मुगलों की सागर जैसी सेना के सामने महाराणा प्रताप के 20 से 22 हजार शूरवीर सैनिक लड़ रहे थे। अगर अकबर और राणा प्रताप तो जो था वह अकबर से हार मानना नहीं चाहता था, इसलिए वो आए दिन अकबर से क्या करता था, युद्ध लड़ता रहता था। तो अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुआ था वह था हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध जो था वह सीमा चिन्ह यानी कि किस राज्य की कहाँ तक सीमा है, अकबर सीमा चिन्ह माना जाता था। यानी कि हल्दीघाटी के उस पार मेवाड़, तो हल्दीघाटी के इस पार अकबर का प्रांत। तो उसी सीमा के बीच में हल्दीघाटी पड़ता था, जहाँ तो दोनों के मध्य युद्ध हुआ। अब यहाँ पे बताया गया है कि अकबर के पास युद्ध जीतने के लिए क्या क्या था और महाराणा प्रताप के पास युद्ध जीतने के लिए क्या क्या था। तो जैसे ही हमें अकबर के बारे में अकबर की सेना लाखों में थी, तो वहीं महाराणा प्रताप की सेना हज़ारों में थी। जहाँ अकबर के पास आधुनिक शस्त्र, तोप, गोला बारूद और विशाल सेना थी, वही राणा प्रताप के पास जो था आदिवासी वनवासी थे, उसके पास पर्वतीय क्षेत्र था, शूरवीर योद्धा थे, गिरिमालाओं में थे और कुछ हजार सेना थी। तो अब हम इसकी कैपेबिलिटी को देखें, यानी कि आपस में इन दोनों की समानताओं को देखें, अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना। तो अकबर के पास ज़्यादा ही आधुनिक हथियार हमें देखने को मिलते हैं और महाराणा प्रताप के पास हमें यह सब कम देखने को मिलता है। अब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। अब हल्दीघाटी के युद्ध में क्या क्या होता है कि हल्दीघाटी का युद्ध इतना ऐतिहासिक क्यों माना जाता है और किस प्रकार हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, अब भी हम वह जाने। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। चेतक जो था वह महाराणा प्रताप के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया और चेतक क्या हो गया, सदा के लिए अमर हो गया। राणा प्रताप के चेतक घोड़े को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया था। अब कैसे वह घोड़ा अमर हुआ, अगर इसकी गाथा हम जानें तो राणा प्रताप जो है, राणा प्रताप ने अपने चेतक घोड़े को युद्ध में किस प्रकार लड़ना है और किस प्रकार अपने मालिक का साथ देना है, वह सब प्रशिक्षण अकबर ने चेतक को सिखाए थे। यानी कि अच्छे से चेतक का प्रशिक्षण, यानी कि अच्छे से चेतक को सिखाया गया था। रणभूमि में चेतक घोड़ा राणा प्रताप के इशारे के अनुरूप बर्ताव करता था। हल्दीघाटी का युद्ध जब चरम सीमा पर था, तब राणा प्रताप के एक इशारे पर चेतक अश्व ने
रुचि छलांग लगाकर मुगल सेनापति के हाथी के ओहदे पर अपने टाप रख दिए थे। हुआ ये था कि जिस प्रकार रणभूमि में जिस प्रकार महाराणा प्रताप चेतक को इशारा करते, चेतक उसी तरीके से वह अपनी क्रियाएं करता था। तो जब हल्दी घाटी का युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, तब अकबर की सेना का जो सेनापति था हाथी पर सवार था, और जो हाथी था उसकी सूंड में क्या थी? एक तलवार हाथी ने पकड़ रखी थी। जब युद्ध चरम सीमा पर पहुंचा तो महाराणा प्रताप ने इशारा किया, तो चेतक ने इतनी लंबी छलांग लगाई कि वह हाथी के सिर पर जा पहुंचा, जिसकी वजह से जो राणा प्रताप है वह अकबर के सेनापति के पास पहुंच गए, और जो भाला था राणा प्रताप के हाथ में वह उसके सेनापति को राणा प्रताप ने मारा, लेकिन अचूक रहे। तो इसके दरमियान क्या हुआ कि जो हाथी ने तलवार पकड़ रखी थी उसकी सूंड में, उसमें उसने चेतक के पाँव जो थे वह कट गए मतलब बोलो कि जैसे लग जाती है, जैसे कि किसी को तलवार से कट लग जाती है, वैसे ही जो हमारा चेतक घोड़ा था वह तलवार से घायल हो चुका था। तो ऐसी अनेक घटनाएं हमें हल्दी घाटी के युद्ध में ऐसी अनेक वीर गाथाएं हमें देखने को मिलती है। अब इसमें एक और घटना के बारे में अगर हम बताएं तो उसमें पता चलता है कि जो राणा प्रताप जो है चारों ओर से दुश्मन की सेना से क्या होते घिर चुके थे। तब वहाँ पर राणा प्रताप की सेना का एक सरदार आता है, और जो महाराणा प्रताप ने जो भी अंग वस्त्र महाराणा प्रताप ने धारण कर रखे थे वह सब वो सरदार पहन लेता है, ताकि जो दुश्मन सेना है उनको लगे कि यह कौन है? महाराणा प्रताप। और जो महाराणा प्रताप है वह चेतक पर सवार होकर भाग निकलते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि चेतक तो घायल हो चुका था, तो वह चेतक पर सवार होकर भागते हैं। तो भागते वक्त एक बड़ा सा नाला आता है, वह बड़ा सा नाला पार उसको वह बड़ा सा नाला पार करवाने के बाद चेतक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और चेतक जो है वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी अनेक बातें राणा प्रताप और अकबर के साथ जुड़ी हुई है। अब हम आगे बढ़ते तो अकबर के साथ हुए युद्ध में राणा प्रताप की सेना हार गई, किंतु वे हिम्मत नहीं हारे, उनकी हिम्मत अडिग रही। वे जंगलों में अब युद्ध तो राणा प्रताप हार गए, लेकिन वह प्रयास करते रहे कि कैसे मैं अपना राज्य वापस प्राप्त कर लूँ। तो वो क्या करते? वे जंगलों में भटकते, अनेक मुश्किलों का सामना करते, किंतु अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी। ऐसे में उनके एक मित्र थे जैन व्यापारी भामाशाह, उन्होंने उनकी आर्थिक मदद की मतलब कि उन्हें कुछ पैसे दिए
उनकी आर्थिक मदद की, जिसकी वजह से राणा प्रताप जो है अपना सैन्य दल को अच्छे से सुशिक्षित कर सके, सैन्य दल अच्छे से सैन्य दल को शक्ति एकत्रित करके पुनः मुगलों के विरुद्ध लड़ सके। चित्तौड़ के सिवाय सभी किले जीत गए। भामाशाह की मदद से जो राणा प्रताप था, चित्तौड़ को छोड़कर वह सारे किले जीत गया। राणा प्रताप ने कसम खा रखी थी, या कहो कि उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं अपना राज्य संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पलंग पर सोऊंगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने ले रखी थी और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने आगे चलकर निभाया। तो हमने पढ़ा मुगलों के बारे में, राणा प्रताप के बारे में और शेरशाह सूरी के बारे में। तो आपका यह चैप्टर, आपका यह पाठ यहीं ख़त्म होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे हम पार्ट 5।